माय डियर स्टूडेंट, मैं शशि रंजन सर अल्टीमेट नीट में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एमसीक्यू लेकर आया। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने मोशन के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग पहले प्राप्त कर लें। मोशन क्या है? मोशन आप जानते होंगे कि मोशन जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक वन प्लेस से दूसरे प्लेस कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट जाती है तो वो एक मोशन में जाती है। अब सवाल ये आता है कि वो मोशन जो है, मोशन आपके 1D में भी जा सकती है, 2D में भी जा सकती है और 3D में भी जा सकती है। इसको हम लोग कहते हैं 1D मोशन। इसको कहते हैं जो 2 डायरेक्शन में जाए उसको 2D, और जो 3D में जाए उसको 3D मोशन कहते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन 1D डायरेक्शन में, चाहे या तो वो x एक्सिस में जाए, या तो y एक्सिस में जाए, या तो z एक्सिस में जाए। तो इसी चैप्टर से मैं कुछ एमसीक्यू एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन लेकर आया हूं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मोशन में किस किस चीज की जरूरत होगी। कोई बॉडी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, या तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर उसमें डायरेक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और टाइम लगेगा, इसकी एक्सीलरेशन होगी, इसकी रिटार्डेशन होगी। तो ये सारी चीज मोशन से रिलेटेड है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और इससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपका एमसीक्यू बन लेकर आया हूं जो आपके लिए नीट में काफी हेल्पफुल होंगे। तो हम लोग शुरू करें। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 1 डायमेंशनल मोशन। अभी मैंने बताया कि 1 डायमेंशनल मोशन इसमें से कौन होगा। देखिए, ये मोशन ऑफ स्नैक, ये इस तरह से स्नैक चलता है तो ये 2D में चलता है। इसके मोशन को हम लोग कहेंगे 2D डायमेंशनल। मोशन ऑफ एयर पार्टिकल वो x में भी जाता है, y में भी, z में भी, ये आपके 3D होगा। मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये जो सैटेलाइट है वो आपके सर्कुलर मोशन में आता है जो 2D मोशन कहलाता है। और मोशन ऑफ ए ट्रेन रनिंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, ट्रेन जो चलती है वो सीधे एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो करेक्ट आंसर इज, यही आपका 1D मोशन कहलाएगा। आंसर इज डी। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। क्यों होगा? समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल हैज चेंज, व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। देखिए, जब पार्टिकल का लोकेशन चेंज होगा, पार्टिकल का जब लोकेशन चेंज होगा मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। तो जब जाएगा तो या तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? दोनों सेम चीज है। डिस्टेंस में, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है।
डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है और डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता। तो जब पार्टिकल का लोकेशन चेंज करेंगे तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय द पार्टिकल, व्हाट कैन यू से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल? क्या होगा? ना तो जीरो तो नहीं होगा, नहीं, ना तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ना तो डिस्टेंस जीरो होगा। तो ऑप्शन इज ए। ओके, क्लियर? अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज जीरो, द डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? अगर डिस्प्लेसमेंट बॉडी का जीरो है, सपोज कीजिए डिस्प्लेसमेंट पहले समझिए, कोई बॉडी है ए से बी की ओर गया, मान लीजिए 2 मीटर गया, फिर बी से ए आया 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का क्या नियम है कि जहां से चले इनिशियल और फाइनल के बीच जो मिनिमम दूरी होगी उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहां से चले और यहीं पर आ गए तो क्या हुआ? जीरो हुआ। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट तो यहां जीरो होगा, लेकिन कह रहे डिस्टेंस कितना हुआ? तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा, जाने में 2 मीटर लगा और आने में 2 मीटर लगा, मतलब ये 4 मीटर हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट अगर बॉडी का जीरो है तो डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सपोज कीजिए कि बॉडी यहां से चला और यहीं पर आया, ठीक है? तो ऑप्शन इज थर्ड इज राइट। डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ ए रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज क्या होगा? देखिए, डिस्टेंस ऑलवेज बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो मिनिमम डिस्टेंस होता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है हरदम डिस्टेंस से लेस होगा। तो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस क्या होगा? या बराबर होगा या तो लेस देन होगा, तो ये 1 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो ऑलवेज इक्वल टू 1 या लेस देन 1। तो ऑप्शन इज डी। ओके, क्लियर? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच का जो रेशियो होगा वो तो 1 के बराबर होगा या तो 1 से छोटा होगा। क्लियर? कोई डाउट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। Which of the following can be zero when a particle is in motion for some time? जब पार्टिकल आपके मोशन में कुछ समय के लिए मोशन में है, तो इसमें से कौन सा चीज जीरो हो सकता है? बताइए। डिस्टेंस तो कभी मोशन में जब रहेगा तो मान ली यहां से यहां गया तो डिस्टेंस तो होगा ही, स्पीड हो गई, लेकिन मोशन में हो सकता है यहां से गया और फिर यहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है ना? क्योंकि कह रहा है कि पार्टिकल इन मोशन फॉर सम टाइम के लिए वो यहां से यहां गया फिर यहीं पर आ गया,
तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगा, स्पीड तो जीरो नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन moved from A to B on a circular path as shown in figure. If the distance traveled by him is 60 meter, then the magnitude of displacement would be क्या होगा? तो देखिए क्या है इसमें, हमको निकालना है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। ए से ये सर्कुलर ट्रैक है और पाथ है जिसपे ए से बी की ओर ये जा रहा है, तो ये जो यहां से यहां तक की दूरी जो दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है 60 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो यहां से यहां का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा, यही होगा ना, ए से बी, कि और कोई रास्ता है, ये रास्ता आपका काफी दूर होगा, ये भी रास्ता दूर होगा, सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा ए बी। अब ये कैसे निकालें, ठीक है? तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो आर्क है, आर्क बराबर होता है रेडियस इंटू एंगल। तो रेडियस आपका मान लो कि आर है, तो आर हो गया, एंगल आपका कितना है 135, तो 135 को हम रेडियन में बदल देते। कैसे बदला जाता है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, पढ़े होंगे आप लोग यूनिट डायमेंशन में। तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 डिग्री, तो 135 में कितना रेडियन होगा, 135। इसको कीजिएगा तो 3 काटिए इसको, 5 से 15 36 और ये हो गया 3 पाई बाई 4। ये रेडियन हम यहाँ पर लिखेंगे, रेडियन में ही लिखा जाता है, तो इसको 3 पाई बाई 4 हो गया। ये आर्क आया, ये आर्क बराबर इतना हुआ, ठीक है? और आर्क की लंबाई दी हुई है, आर्क का कितना है 60, तो आपको आर्क है 60 बराबर आर इंटू 3 पाई बाई 4, तो आर बराबर क्या हो गया 60 इंटू 4 बाई 3 पाई, ये आपका रेडियस आ गया। अब देखिए इसमें क्या है कि ये ट्रायंगल AOB में आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि AB निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस 2OA इंटू OB कॉस, और इसके सामने के जो एंगल है 135। तो OA क्या है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस होगा, जो सर्किल है तो रेडियस बराबर होगा। ये आपका हो गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2RR कॉस 135 डिग्री। 135 कॉस दिया हुआ है माइनस 0.7, तो क्या हो जाएगा √2R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर, और ये माइनस 0.7, ठीक है? ये नोट कर लिए होंगे, इसको मिटाएं। तो ये आपका हो गया, कितना हो गया √2R स्क्वायर 1 प्लस 0.7,
यही हुआ ना, 2r² 1 प्लस 0.7, तो कितना हो गया ये 2r² इंटू 1.7 हो गया, ये हुआ आपका। अब हमें मेरा r का वैल्यू ये आया था, r का वैल्यू आपका आया था, यहां r का वैल्यू बैठाइए, 2 इंटू r को हमने बाहर निकाल दें, r को बाहर निकालिएगा तो क्या होगा, r² तो r हो जाएगा 60 इंटू 4/3π रूट अंडर 3.4 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 47 मीटर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 47 मीटर आएगा। तो बी आंसर इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या करेंगे, आर्क दिया हुआ 60 मीटर, इससे हमने ये निकाल लिया रेडियस, ठीक है, किस फॉर्मूला से, आर्क बराबर आर इंटू एंगल थीटा, तो ये आ गया। अब हमको ये भी निकालना है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, और आर का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं आप लोगों को, सिंपल सा सिंप्लीकेशन है। तो आएगा 47 मीटर आपके आंसर आएंगे, ठीक है। एनी डाउट्स? नेक्स्ट चले, 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन एथलेट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r in 40 seconds. What will be his displacement at the end of 3 minutes 20 seconds? देखिए कह रहा है कि ये जो सर्किल है, सर्किल पर आपके कोई एथलेटिक्स जो है वो मोशन कर रहा है, यहां से मान लो कि स्टार्ट किया, ठीक है, और इसकी रेडियस r है, मान लो इसकी रेडियस r है। रुको साफ बनाता है, इसकी रेडियस r है और यहाँ एथलेटिक्स है, यहां से स्टार्ट किया। कह रहा है कि एक बार ये ट्रैक पर 1 राउंड वो ट्रैक पर करने में उसको 40 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 40 सेकंड। यहां से चला और फिर यहां पर आया तो उसको टाइम लगा 1 राउंड में 40 सेकंड लगा। तो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एंड ऑफ द 3 मिनट 20 सेकंड। तो 3 मिनट 20 सेकंड में कितना सेकंड हुआ? 3 मिनट में कितना हो गया? कितना सेकंड होता है? 60, और इसमें 20 सेकंड और जोड़ दें तो 180 प्लस 20 कितना हो गया? 200 सेकंड हो गया। तो देखो 40 सेकंड में एक राउंड लगा रहा है, तो कहने का मतलब है कि ये 5 राउंड लगाएगा 200 सेकंड में। 200 सेकंड में कितना राउंड लगाएगा? 5 राउंड लगाएगा ना। मतलब एक राउंड गया तो 40 लगा, फिर दूसरा गया तो 80 हुआ, तीसरा गया 120 हुआ, चौथा गया 160 हुआ, पांचवा गया 120। पांचवे 3 मिनट 20 सेकंड के बाद फिर वहीं पहुंचा जहां स्टार्ट हुआ था। तो अब बताओ फाइनल और इनिशियल जो पोजीशन है दोनों के बीच क्या है? वो जहां चला था वहीं पहुंचा।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि जहां से इनिशियल किया था वहीं पर पहुंचा, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपके जीरो होंगे। लेकिन अगर पूछ दे कि डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस तो हो गया 5 बार किया, तो एक बार जाने में उसको कितना लगा? 2 पाई आर इंटू 5, तो ये हो जाएगा 10 पाई आर। डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया 10 पाई आर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो आंसर विल बी जीरो। ए, ऑप्शन इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव्स 2 मीटर ईस्ट, then 4 मीटर नॉर्थ, then 5 मीटर वेस्ट, तो डिस्टेंस क्या होगा? क्वेश्चन समझिए। 2 मीटर मैंने ईस्ट गया, फिर यहां से नॉर्थ गए 4 मीटर, फिर 5 मीटर हमने वेस्ट गया, क्योंकि 2 तो यहां शुरू किया था, तो 3 और बढ़ा होगा, तो डिस्टेंस कितना हुआ ट्रेवल? डिस्टेंस में तो कोई डायरेक्शन देखा नहीं जाता है। कितना ट्रेवल किया? 2 + 4 + 5, मतलब 11 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस पूछा है तो 11 मीटर होगा, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, और मिनिमम दूरी आपका ये होता है, तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। ये हम निकालते हैं। क्लियर? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 2 3 मीटर टू 4 एक्स में और 1 मीटर वाई में। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सपोज करो ये दिया हुआ है कोऑर्डिनेट पर, पहले कोऑर्डिनेट बना लें, ये एक्स और वाई। 2 मीटर एक्स पर गया, फिर 3 मीटर यहां गया, तो ये मान लो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट हो गया 2। इसको 2 मान लें, इसको 3 माने। फिर कह रहा है कि 4 मीटर यहां गया और y में गया 1, ये माने पॉइंट, ये हो गया 4 1। अब कह रहा है कि ये जो है ये इनिशियल है और ये फाइनल है ना? इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये दूरी क्या होगी वो बताइए। तो पहले ये देखो, ये तुम्हारा 3 है, ये तुम्हारा 1 है, और ये जो है तुम्हारा 2 मीटर हो गया, क्योंकि यहां से यहां तक 4 है, यहां से 2 है, तो ये दूरी 2 होगा। ठीक है, अब ये अगर 1 है, अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 मीटर होगा। और आपको पूछ रहा है यहां से यहाँ के, मान लो कि हम ए और बी पॉइंट लिख लें, तो ये देखो राइट एंगल है, एंगल होगा, इसको हमने सी मान लें, तो ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी आपका कितना है? 2, 2 का स्क्वायर, अब बी सी, ए सी बी सी का 2 स्क्वायर, तो कितना हो गया? ये 4 + 4, मतलब √8 हो गया, मतलब 2√2 मीटर।
होगा ना? तो आंसर इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हुआ? कोई डाउट? देखो √8 का 2√2 कैसे होगा? पहले √8 को ये लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 को 2 मिलकर क्या हो गया? 1 2, और एक 2 बच गया, ये हो गया तुम्हारा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not possible for a body in uniform motion? यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी के लिए कौन सा पॉसिबल नहीं है? यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी के लिए कौन सा पॉसिबल नहीं है? क्या होगा? देखो ए और बी ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें कोई स्लोप नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन तो दिखा रहा, लेकिन स्लोप नहीं है। स्लोप किसको कहते हैं? जैसे ये एक्स वाई है और ये मान लो कि ऐसे है, तो ये तुम्हारा स्लोप हुआ। इसमें स्लोप नहीं है। ये जो लाइन है, ये एक्स से इसका कोई स्लोप नहीं है। ये जो ये है, इसका कोई स्लोप नहीं है। तो जब स्लोप नहीं है तो यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल नहीं है। तो दोनों पॉसिबल नहीं है। सी इज करेक्ट। क्योंकि ये पैरेलल है, तो कहीं भी एक्स और वाई को ये काटेगा नहीं, वो भी एक्स वाई को इंटरसेप्ट नहीं करेगा। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड किसको कहते हैं? व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी? देखो एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले। तो जब एवरेज स्पीड कहेगा तो टोटल डिस्टेंस जितना ट्रेवल करेगा और बाय टोटल टाइम जितना लगेगा उसको डिवाइड कर देंगे, वही एवरेज हुआ। सपोज करो कि यहाँ से कोई ए पॉइंट से चला, यहाँ पर जाने में उसको मान लो कि 5 मीटर लगा, 2 सेकेंड लगा। यहाँ से फिर जाने में उसको 3 मीटर मान लो कि 1 सेकेंड लगा। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको मान लो कि 10 मीटर 5 सेकेंड लगा। तो कह रहा है कि बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा? सबको जोड़ दो और सबको इससे डिवाइड कर दो, यही हुआ। ठीक है, चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन with velocity v1 for 1/3 time and for remaining time with v2 find average velocity। देखो एवरेज वेलोसिटी कह रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रहा है, v वेलोसिटी फॉर 1/3 टाइम, और रिमाइनिंग टाइम में अगर मान लो कि टोटल टाइम लेट
टोटल टाइम अगर t है तो 1/3 टाइम कितना होगा, t/3 होगा। और रिमेनिंग टाइम क्या होगा, t में से ये माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2t/3 रिमेनिंग टाइम। ये जो है ये v1 वेलोसिटी से चल रहा है और इतना समय चल रहा है v2 वेलोसिटी से। तो कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी निकालिए, तो एवरेज वेलोसिटी निकालिए। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो बनाइए इसको, ट्राई कीजिए क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, यही होता है ना। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इस केस में वेलोसिटी आपको v1 है और टाइम t/3 है, ठीक है। और दूसरे में वेलोसिटी है आपका v2 और टाइम है 2t/3, दोनों को जोड़ दें तो यही डिस्प्लेसमेंट होगा टोटल। तो जोड़ लो, v1 इंटू t/3 प्लस v2 इंटू 2t/3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या हुआ, t यहां से कॉमन लेंगे तो t से ये v1/3 प्लस 2v2/3 और इधर t कॉमन हो गया और नीचे हो गया t, ये t से t कैंसिल हो गया, आंसर हो गया v1/3 प्लस 2v2/3। देखिए कौन सा ऑप्शन है, आंसर इज ए। आंसर क्या होगा, ए होगा। समझ में आया। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो जो डिस्टेंस पूरे मान लो कि यहां से यहां तक हमने गया और इसमें जाने में हमको कह रहा है कि समय t लगा और दिया है कि 1/3 गया इस वेलोसिटी से और बाकी गया v2 वेलोसिटी से। तो यहां आपको लगा t/3 समय और यहां लगा 2t/3 समय में। तो डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी में ये टोटल डिस्टेंस हो गया और टाइम क्या है, t है। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल आता है, क्वेश्चन पढ़िए। ए पार्टिकल moves in a straight line with velocity 6 meter per second and 3 meter per second for time interval which are in ratio 1:2. Find average velocity. Find average velocity क्या होगा। देखो टाइम लग रहा है उसको 1:2 के रेशियो में। अगर हम मान लें लेट टाइम बी टी मान लें तो 1:2 रेशियो में जो टाइम लगेगा फॉर 6 मीटर पर सेकेंड में वो लगेगा आपका टी, और टाइम लगेगा फॉर 3 मीटर पर सेकेंड के लिए वहां लगेगा आपका 2t लगेगा ना।
तो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालिए। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो 6 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी है, इसको टाइम से गुना कर दें तो इसका हमको डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, मतलब 6t हो गया, और इसका कर दें तो इसका भी 6t हो गया, और टोटल टाइम हमने क्या माना था? t, तो कितना होगा? टोटल टाइम कितना होगा? 6t, टोटल टाइम क्या होगा बताओ? टोटल टाइम हो गया t प्लस 2t, 3t हो गया, तो ये हो गया 12t बाई 3t, आंसर 4 मीटर पर सेकंड। टोटल समय तो यही लगा ना, जो 6 मीटर गया वो t में गया और ये गया, तो टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम t प्लस 2t मतलब 3t, और टोटल डिस्टेंस हो गया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो 4, ऑप्शन इज सी। देखिए एक एनसीईआरटी बुक के हर लाइन से क्वेश्चन तैयार किया गया है, जो आपको बेस भी, कंसेप्ट भी क्लियर करेगा, और आपके बेस भी मजबूत होंगे, और नीट के में भी आपको काफी हेल्पफुल होगा। चले अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन लीव्स हिज हाउस फॉर ए साइकिल राइड। ए मैन जो है वो अपने घर के लिए छोड़ा एक साइकिल से, ठीक है, तो कह रहा है ही कम्स बैक टू हिज हाउस, वह फिर लौट आया अपने घर हाफ एन आवर के बाद, आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद, 1 घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? चलिए फिर वही एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ो कि वो घर से निकला, 1 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर नहीं, मैं गया और आया, फिर लौट आया, इसमें उसको यहां से गया और फिर वो बैक हो गया, फिर यहीं पर पहुंच गया। जाने में और आने में उसको 1 किलोमीटर उसको लगा दूरियां, और आधा घंटा लगा, तो देखो जहां शुरू किया था वहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? 1 मीटर। डिस्टेंस क्या हुआ? जाने और आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम जो होगा डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल यहीं पर और फाइनल यहीं पर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया है आपका 0, और टाइम लगा 30, हाफ आवर, तो आंसर इज 0, ऑप्शन इज ए। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो वेलोसिटी और स्पीड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है ये अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉइंट traversed half of the distance with a velocity v0, the half of the remaining part of the distance was covered with velocity v1 and second half
of remaining part by v2 the mean velocity of the point average over the whole time of motion. समझिए इसको, क्वेश्चन को फिर पढ़िए और एक बार फिर समझिए, कोशिश कीजिए बनाने का. ए पॉइंट ट्रैवर्स half of the distance with a velocity v0, the half of the remaining part of the distance was covered with velocity. देखिए कह रहा है कि यहां से मान लो कि यहां पर तक का डिस्टेंस इसका ये है, सपोज करो कि ये x डिस्टेंस है. कह रहा है कि इसका आधा जो है हाफ ऑफ द डिस्टेंस, उसकी वेलोसिटी कितना है v0. ठीक है, और इसके ये जाने में समय लगा होगा, मान लो कि t1 मान लीजिए, और कह रहा है कि आधा जाने में हम मान लेते हैं कि इसका आधा कह रहा है, मतलब x/2 और x/2 हुआ. तो ये जाने में कह रहा है कि ये आधा गया v1 से और ये गया v2 से, मतलब ये जो यहां से यहां तक की जो दूरियां हैं वो x है, और ये जो दूरियां x/2 है, और ये जो दूरी हुआ ये x/2 हुआ. तो देखो तो क्या होगा बताओ, t1 बराबर क्या होगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. इसमें टाइम क्या लगेगा, इसके टाइम को मान लो t मान लेते हैं यहां से यहां तक को, तो t बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. यही होगा ना. ठीक है, अब हम लोग क्या पूछ रहा है, द एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन. एवरेज क्या वेलोसिटी होगी, एवरेज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, x है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो इसका टाइम है t1 और उसका टाइम क्या होगा बताओ, t. टोटल टाइम हमने माना है t, अब इसमें बैठा दो, x/t1 कितना है, x/2v0 प्लस x/2v1 प्लस v2. इसका अगर एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, टू कॉमन होगा, टू ऊपर जाएगा, रहने दो, 2v0 v1 प्लस v2. इसको सॉल्व करना है अब. ठीक है, देखो सॉल्व कैसे होगा, x को कॉमन लेंगे तो ये x से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटा इधर जब 2 है तो 1/2 हमने कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा 1/v0 प्लस 1/v1 प्लस v2. यही हुआ ना. सोचो, बोलो क्या होगा.
x/2 v1 पर गया और x/2 इतना पर गया। ठीक है, इसका कोई समय लगा होगा, मान लो कि इसका समय को हमने t1 मान लिया, तो t1 में t बराबर हमने माना यहाँ पर t1 तो मान चुके हैं, 2t मान लिया, इसको t3 मान लिया, तो t1 बराबर 2t प्लस t3 होगा, तो t1 क्या हो जाएगा, t2। t2 बराबर हो जाएगा x/2 v1 और t3 बराबर हो जाएगा x/2 v2। यही हुआ ना। बोलो, कैलकुलेशन है, बन जाएगा। तो ये इसको करोगे एलसीएम तो ऊपर जाएगा कितना, v0 v1 प्लस v2 और ये 2 हो गया, और नीचे आएगा आपका 2v0 प्लस v1 प्लस v2। ट्राई करो, ट्राई सब करो। सब बनेगा। पाँच मिनट का समय हम आप लोग को दिए हैं, इसको बनाइए। बनेगा, बनाए, चलो बनाते हैं, देखो कैसे बनेगा। यहां तक ये सवाल सही था। अब इसमें हमको करना क्या है, ये तो मैंने एक कर लिया, फिर हम एक और लेंगे, दोनों का लेंगे ना, तो अब बनाओ। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, x से तो x ये कॉमन से कट जाएगा, तो ये होगा आपका 1/1/2v0 प्लस 1/v1 प्लस v2, और फिर यही चीज ये है तो इसको 2 कर ले, तो क्या हो जाएगा ये, हाँ ये हो जाएगा ना। रुक जाओ, साफ बनाते हैं। x से ये से x हट जाएगा तो ऊपर 1 बचा, 1/2v0 प्लस 1/2v1 प्लस v2, और फिर 1/2v1 प्लस v2। ठीक है, इसको करोगे ये हाफ ये हो जाएगा क्या, 1/2v0 प्लस 1/v1 प्लस v2। अब ये एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 2v0 v1 प्लस v2, और यहां हो जाएगा v1, ऊपर 1 होगा, v1 v2 प्लस 2v0, ये हो गया आपका 2v0 v1 प्लस v2 बाई 2v0 प्लस v1 प्लस v2। ऑप्शन इज डी करेक्ट। नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं फिर से समझा देता हूं इसको, फिर समझाए, समझो फिर से।
देखो करना क्या है कि एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो शुरू का हाफ जो है, ये टोटल जो डिस्टेंस है ये x मान लिया, आधा डिस्टेंस क्या होगा x/2, इधर भी आधा होगा x/2, ठीक है। इसके आधा को v1 से गया, ये आया v2 से गया, और ये आधा गया v0 से। यहां के टाइम को मैंने t1 मान लिया, ये सारे टाइम को हमने t मान लिया, ठीक है। तो अब यहां पर टाइम क्या हो जाएगा x/2 v0, यहां क्या हो जाएगा t बराबर हो जाएगा x/2 v1 प्लस v2, यही होगा ना। अब आइए एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्टेंस कितना है x है, आधा गया बाद टोटल टाइम x/2 v0, ये आधा गया x/2 v1 प्लस v2, और x/2 v1 प्लस v2, बस यही तो सॉल्व करना है। करोगे x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, क्या बचेगा ऊपर 1 बचेगा, तो 1/2 v0 प्लस 1/v1 1/2 v1 प्लस v2, और इधर बचा 1/2 v1 प्लस v2, ये आपका हो जाएगा कितना 1/2 v1, और ये हो गया आपका 1/v1 प्लस v2। सॉल्व कर लीजिए, वो आ जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 2v0 v1 प्लस v2, और इधर v1 प्लस v2 प्लस 2v0, ये ऊपर चला जाएगा 2v0 v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 प्लस 2v0। ऑप्शन इज डी। समझ आ गया। इस टाइप के सवाल आए हुए हैं नीट में, तो इस कंसेप्ट को एकदम क्लियर समझ लीजिएगा। कई बार आए हुए हैं इस टाइप के सवाल। कभी कहा गया है कि इसको इक्वली 3 भाग में डिवाइड कीजिए, कभी कुछ, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी स्पीड क्या है। इंस्टेंटेनियस मतलब होता है कि किसी मोमेंट पर, किसी उस क्षण क्या आपकी वेलोसिटी है और क्या आपकी स्पीड है। सपोज कीजिए कि आप यहां से स्कूल जा रहे हैं और रास्ते में किसी चौराहे का नाम है, मान लीजिए पैडलेगंज, तो कहा गया आपने यहां से निकला घर से और यहां स्कूल है, ठीक है, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। यहां पर एक पैडलेगंज चौराहा है, यहां पर आपने पहुंचा, यहां से 9:30 में निकला और आपको पहुंचना था 10:30 में। यहां 10 बजे पूछा गया कि 10 बजे या पैडलेगंज चौक पर आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी या गाड़ी की वेलोसिटी क्या थी। तो इस क्षण, इस पार्टिकुलर टाइम में या पार्टिकुलर प्लेस पर हमने पूछ रहे हैं, तो यही कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड। किसी खास स्थान या किसी खास समय पर आपकी गाड़ी की स्पीड यहां से यहां तक, तो मान लीजिए कभी गाड़ी की स्पीड 40 भी होगी, कभी 60 भी होगी, कभी 20 भी होगी, कभी 100 भी होगी, लेकिन इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि इस जगह पर, मैंने क्वेश्चन है कि इस जगह पर आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी। तो
वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड हम कहेंगे। अगर ऐसे पूछ दे कि नहीं यहां से यहां तक एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आप निकाल सकते हैं, जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया है, पिछले क्वेश्चन में। समझ में आया? क्लियर? तो अब हम चलते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन को देखने। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज v बराबर अल्फा टी प्लस बी बीटा टी स्क्वायर, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच पार्टिकल द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस क्या होगा। देखो वेलोसिटी पर ये समझ जाओ कि वेलोसिटी बराबर होता है ds बाई dt, आपने पढ़ा होगा, और एक्सीलरेशन का होता है dv बाई dt। ठीक है, यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी आपको दिया हुआ है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहा है कि डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, ये वेलोसिटी क्या होता है, ds बाई डी टी बराबर अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। क्लियर? अब हम उसको उधर करें तो अल्फा टी डी टी हो गया और बीटा टी स्क्वायर डी टी हो गया। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। क्या कर दें? इसको इंटीग्रेट कर दें। और टाइमिंग दिया है 1 सेकंड से 2 सेकंड। टाइम क्या दिया है? 1 सेकंड से। इसका इंटीग्रेशन तो एस हो गया, यही डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। अल्फा इज अ कांस्टेंट राशि, तो अल्फा बाहर हो गया। टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी स्क्वायर बाई 2, आपने पढ़ा होगा, 2 और 1 हो गया। ये अपर लिमिट, ये मिनिमम लिमिट। इसी तरह से बीटा कांस्टेंट हो गया, और इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? t3 बाई 3 बाई 2 बाई 1। इंटीग्रेशन आता है ना? देखो जनरली हम बता देते हैं इंटीग्रेशन क्या है। x पावर n है और dx है y बराबर dy बराबर, तो इसका आपको इंटीग्रेट करना हो तो क्या करेंगे? x पावर n पर 1 बढ़ा देंगे और जो ऊपर लिखा है वही नीचे हम लिख देंगे। अगर लिमिट दिया है, सपोज कीजिए, सपोज करो कि यहाँ लिमिट दिया हुआ है a से b, तो ये इस पर लिमिट हम लगा देंगे। अपर लिमिट b है और लिमिट ये है, तो एक बार हम इसको लिखेंगे b की जगह पर, x की जगह पर। ये 1 बाय n प्लस 1 तक ये कांस्टेंट हो गया, और ये आपका हो जाएगा b n प्लस 1 माइनस a n प्लस 1। ये होगा आपका इसका इंटीग्रेशन। इसी बेस पर मैंने ये आपको बनाया। यहाँ पर पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ दिए, और नीचे 1 प्लस 1 2, 2 से डिवाइड किए, यहाँ 1 जोड़ दिए, 3 3 से डिवाइड कर दिए, लिमिट को मैंने लिख दिया। ये समझ आया? अब आइए कि इसको सॉल्व करें हम लोग, तो क्या होगा। अल्फा अब टी की जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2। फिर हम बीटा रखेंगे, यहाँ रखेंगे 2 पावर 3 बाई 3 माइनस 1 पावर 3 बाई 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा? ये 4 2 मान लीजिए अल्फा बाई 2 हम कॉमन ले लिए, 2 को कॉमन ले लिए, तो 4 में से 1 गया, 3 हो गया, 3 हो गया ना। इसको हटाइए,
1/2 अल्फा हो गया और इधर हो गया 3। इसमें आइए 1 बीटा हो गया, 3 कॉमन ले लिए, 8 - 1 हो गया। तो आपका आंसर आया 3 अल्फा/2 प्लस 7 बीटा/3। देखिए कौन सा ऑप्शन है? 3/2 अल्फा प्लस 7/3, बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए ना, इसमें बेस आपका मजबूत होगा, आप फील कर भी रहे होंगे। और इससे क्वेश्चन आते हैं आपके नीट में। नीट में बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं रहता है, ट्रिकी रहता है, ठीक है। और कंसेप्ट पर क्लियर आप वो रहता है, क्योंकि 45 क्वेश्चन बनाने होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब मिलाकर 3 घंटे का समय रहता है। तो ऐसे बहुत लेंदी क्वेश्चन 1-2 दे सकता है, नहीं तो आपको सारे क्वेश्चन ट्रिकी और शॉर्ट में ही ज्यादा मिलेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 बसें हैं, P और Q स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम एंड मूव इन ए स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय XP बराबर अल्फा टी प्लस बी बीटा टी स्क्वायर और XQ बराबर एट व्हाट टाइम बोथ द बस हैव द सेम डिस्टेंस। किस समय में दोनों बस का वेलोसिटी सेम है? तो ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? पोजीशन। पोजीशन दिया है ना, स्ट्रेट लाइन में इसका पोजीशन है। पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। तो हमने वेलोसिटी अभी पढ़ा था कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम ds/dt। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या होगा? अल्फा टी अल्फा होगा और ये 2 बीटा टी होगा। देखो डिफरेंशिएट के क्या फॉर्मूला, अगर y बराबर x पावर n है तो dy/dx इक्वल टू होता है nxn-1। इसको याद रखना, ठीक है। अब देखो यहां पर 1 है, तो 1 मैंने यहां है लिखा नहीं है। 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, तो t पर पावर 0 क्या होगा? 1 होगा, तो सिर्फ अल्फा बचेगा, ठीक है। डिफरेंशिएट तो आप लोग आता होगा, ठीक है। उसी तरह से ये जो है आपका dxp है, उसी तरह से dxq का निकाल लें। ये हो गया f - 2t हो गया। आप कह रहा है कि किस समय में दोनों को वेलोसिटी सेम हो जाएगा, मतलब इसको v1 मान लें, v2 मान लें, तो कह रहा है कि किस समय में v1 और v2 के बराबर होगा, मतलब अल्फा प्लस 2 बीटा टी बराबर f - 2t, ठीक है। इसको मैंने इधर किया, तो 2 बीटा टी प्लस 2t बराबर f - अल्फा। यहां से t मैंने कॉमन लिया, 2t मैंने कॉमन लिया, तो क्या बचा? बीटा प्लस 1 बराबर f - अल्फा। तो t बराबर क्या हो जाएगा? f - अल्फा/2 बीटा प्लस 1। देखिए कोई ऑप्शन है? ये डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इस टाइप के सवाल आपके आए हुए हैं एग्जाम में, नीट के एग्जाम में आए हुए हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द फिगर गिवन शो द टाइम
time displacement curve of two particles P and Q. Which of the following statement is correct? देखो P और Q दोनों स्ट्रेट लाइन में है, इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से है। टाइम डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होंगे ना? हाँ होंगे। लेकिन कह रहा है कि कौन सा करेक्ट है। अब देखो इसका ये P का तो ये स्लोप है और इसका स्लोप अगर आगे हम बढ़ाएं तो ये स्लोप होगा ये। इसका स्लोप बड़ा है, इसके एंगल देखो बड़ा है ये इससे, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी से तो है, लेकिन इसका स्लोप ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी या स्पीड ज्यादा होगी P का Q से, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है इससे। तो पहला ऑप्शन क्या है? P and Q मूव विथ यूनिफॉर्म, ये गलत हो गया। P इज एक्सेलरेटेड, Q इज रिटार्डेड, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ आपको दिया हुआ है टाइम डिस्प्लेसमेंट। टाइम डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता है आपका वेलोसिटी, तो एक्सीलरेट होगा नहीं। सी जो है बोथ P एंड Q मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इसमें स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म होगा, और स्पीड ऑफ P इज मोर देन द स्पीड ऑफ Q। यस, क्योंकि इसका स्लोप इससे ज्यादा है तो P का स्पीड Q से ज्यादा होगा। तो राइट आंसर इज डी। लास्ट में क्या है कि दोनों का यूनिफॉर्म स्पीड है, लेकिन Q का मोर होगा P से, ये नहीं, क्योंकि P का स्लोप छोटा है, Q का P से स्लोप छोटा है, इसलिए वो नहीं होगा। ठीक है, P का बड़ा है तो P की स्पीड बड़ा होगी Q से। क्लियर? तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the distance traveled by a body is directly proportional to the time, अगर its speed क्या होगा? देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। ये डिस्टेंस इस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर होगा तो ये कांस्टेंट राशि होगी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, तो स्पीड क्या होगा? मींस कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट होगा तभी तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the slope of velocity time graph for motion with uniform velocity is equal to velocity time graph of motion with uniform velocity is equal to क्या होगा? बताओ, अभी बताया ना कंसेप्ट, बताइए। जीरो होगा, जीरो होगा, सोचो। देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इसका मतलब हुआ कि वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मोशन जो होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जीरो ही होगा, कोई स्लोप नहीं होगा, स्लोप नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of the numerical value of the average velocity and average speed for a body. देखो numerical value, average speed, average velocity by average speed, इस numerical value ये होगा, मतलब क्या होगा, एवरेज स्पीड में क्या होगा बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। मैंने शुरू में बताया था कि डिस्प्लेसमेंट और बाय डिस्टेंस इज लेस देन 1 यूनिटी, होगा या ये होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन यूनिटी होगी, लेस देन यूनिटी होगी, यूनिटी या लेस देन होगा, एक होगा या एक से कम होगा, यूनिटी या लेस होगा, केवल यूनिटी से लेस ही नहीं थोड़ी होगा, इक्वल भी तो है, या तो यूनिटी होगा 1 होगा या 1 से छोटा होगा या 1 से छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत पहले ये सब मेडिकल में आए हुए हैं, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ का क्या होगा बताओ, पोजीशन और टाइम के बीच जो ग्राफ होते हैं वो वेलोसिटी के होते हैं। देखो जब पोजीशन का मतलब हो गया कि इधर हो गया डिस्प्लेसमेंट और इधर हो गया टाइम, तो जो भी ग्राफ आएगा वो वेलोसिटी का आएगा। अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच अगर ग्राफ होगा तो वो एक्सेलरेशन का होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच का जो ग्राफ आएगा, जो भी स्लोप का टेंजेंट आएगा वो वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा और ये आपको एक्सेलरेशन को करेगा। तो आंसर इज सी। डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम के जो ग्राफ पे स्लोप होंगे वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ 2 पार्टिकल A and B are a straight line making an angle of 30 degree and 60 degree respectively with the time axis के साथ। The velocity of A is VA और velocity of B is VB, तो VA बराबर VB। तो देखो VA का और VB का, तो ये 10 A ले लें और 10 B ले लें, इसका एंगल 10 एंगल कितना हो गया 10 30 डिग्री और ये हो गया 10 60 डिग्री। 10 30 कितना होता है 1/√3 और 10 60 √3 1/3 होगा। तो VA/VB का रेशियो क्या होगा 1/3 होगा। समझ आया। नेक्स्ट सवाल, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग।
जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वही हम लोग को चूज करना है, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है और सही क्या है? मोशन, और पहला है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज ए रेक्टेंगुलर मोशन, सही है। स्ट्रेट लाइन में जो भी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है वो रेक्टेंगुलर मोशन होता है, दिस इज द करेक्ट। स्पीड इन जनरल इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, नहीं, क्यों? कि स्पीड में स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और वेलोसिटी होती है आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। और मैंने अभी बताया कि डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन है डिस्प्लेसमेंट से, या बराबर होगा या उससे बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, तो डिस्टेंस ऑलवेज बड़ा होगा, डिस्टेंस कभी छोटा होगा नहीं। स्पीड कैसे छोटा होगा? स्पीड तो छोटा होगा नहीं, स्पीड हरदम बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, वेलोसिटी से। इसलिए ये ही करेक्ट है, यही आंसर होगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following graph cannot be possibly represent 1D motion of a particle? कौन नहीं दिखा रहा है 1D? बोलो। देखो ये जो मोशन है क्या 1D है क्या? क्या कि x में जा रहा है कि y में जा रहा है कि z में जा रहा है? ये ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, 2D में जा रहा है। ये भी 2D है, सांप वाला था, स्नेक वाला, ये भी 2D में है, ये भी 2D में है, x में भी जा रहा है और y में भी जा रहा है, y में भी जा रहा है और इधर x में भी जा रहा है, तो कोई भी इसमें 1D नहीं है, सब 2D है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। The total distance traveled by the body in the given time is equal to the, देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन द गिवन टाइम इज इक्वल टू द, बोलिए क्या होगा? जब डिस्टेंस निकालना होगा ग्राफ से याद, ये मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं, ग्राफ से अगर आपको निकालना होगा तो टाइम और वेलोसिटी के बीच जो भी आपके आएंगे एरिया, ठीक है, सपोज कीजिए कि वो ऐसे 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 आएगा, ठीक है, जो भी ये एरिया आएगा ये दिखाएगा डिस्प्लेसमेंट को। वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट, स्पीड है तो डिस्टेंस। एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ को दिखाएगा वेलोसिटी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट, या स्पीड या टाइम ग्राफ को डिस्टेंस दिखाएगा। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? डिस्टेंस कह रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द गिवन टाइम इक्वल टू, बोलो। ये टाइम इधर होना चाहिए और वेलोसिटी इधर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये इसमें कह रहा है पहला में एरिया विद वी और टी ग्राफ इंक्लोज विद डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से नहीं, टाइम एक्सिस से होना चाहिए। तो देखो वी और टी भी है, ये और ये भी है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये एक्सेलरेशन टाइम का है, ये होगा या ये होगा। तो इसमें कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से, मतलब डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से नहीं दिखाना है हमको, टाइम एक्सिस पर ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर टाइम एक्सिस से है इंक्लोज, इसलिए ऑप्शन इज सी इज करेक्ट।
समझ में आया? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट इक्वेशन टू डिटरमाइन डिस्टेंस इन ए स्ट्रेट लाइन फॉर ए बॉडी विथ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के साथ अगर बॉडी चल रही है तो उस स्ट्रेट लाइन को में डिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए क्या इक्वेशन है, ये आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आपने 3 इक्वेशन पढ़ा था। v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये दिया हुआ, यही इक्वेशन होता है यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ ए बॉडी इज एज शोन बिलो। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द मोशन इज इक्वल। देखो वेलोसिटी, अभी मैंने बताया वेलोसिटी और टाइम के बीच जो ग्राफ आएगा और उसकी जो एरिया होगी वही डिस्टेंस होगा। तो यही इसका डिस्टेंस हुआ, ये जो ग्राफ है ये टेम्पेजियम है। टेम्पेजियम का एरिया निकालने का क्या होता है, एरिया ऑफ क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू हाइट। ये हाफ हो गया और ये और ये पैरेलल है, ए बी प्लस ओ सी। और हाइट क्या होगा, या तो एडी होगा या तो बीई होगा। तो एडी होगा या बीई होगा। देखिए कि कौन सा ऑप्शन है। पहले तो ये मिलाइए, ए बी प्लस ओ सी या ओ सी प्लस ए बी है कहीं। एक तो ये है ओ सी प्लस ए बी और एक है और कोई है नहीं, एडी है, यही आंसर होगा। तो वेलोसिटी, अभी मैंने बताया कि वेलोसिटी और टाइम के बीच जो ग्राफ आएगा उसकी जो एरिया होगी वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, शो करेगा। और एक्सीलरेशन और टाइम के बीच जो ग्राफ होगा वो वेलोसिटी को या स्पीड को बताएगा। क्लियर है? सब क्वेश्चन आए हुए हैं आपके नीट में, बेस है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपका। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन आपसे एक आपका एमसीक्यू तैयार किया गया है जो आपके लिए कंसेप्ट को भी क्लियर करेगा और कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में है तो सारी दूर होती जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा बताओ। देखो यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है तो बताओ भी उसका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हर जगह बराबर है। ठीक है, तो क्या वेलोसिटी में के रेट में कोई चेंज होगा। सपोज करो यहां से यहां पर गया, यहाँ एक पॉइंट है ए, यहाँ मान लो बी, यहाँ मान लो सी, यहाँ वाई डी। ये गया 10 मीटर 2 सेकंड में, तो वेलोसिटी कितना हुआ 5 मीटर पर सेकंड। आगे भी गया ये मान लो कि 8 मीटर और ये मान लो सपोज करो 5 मीटर गया 1 सेकंड में, तो ये इसका ही वेलोसिटी क्या होगा, ये हुआ। ये मान लो 20 मीटर गया 4 सेकंड में, तो यहाँ भी क्या हुआ, ये हुआ। ये मान लो 30 गया मीटर
6 सेकंड में, तो यहाँ भी मान, तो देखो वेलोसिटी सब जगह सेम है, इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन में, ये यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज इक्वल टू 0। क्या होगा? 0। कोई भी वेलोसिटी के चेंज में, रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिटरमाइन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। पार्टिकल का नेचर ऑफ पाथ क्या होगा? विच डिटरमाइन द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। पाथ का नेचर को कौन डिटरमाइन करेगा? वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्पीड नहीं करेगा। अब मानो कहा जाए कि यहां से स्टेशन आपको जाना है 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो आप क्या पहुंच जाएंगे स्टेशन? क्योंकि यहां आपको डायरेक्शन नहीं दिया गया कि उत्तर जाना है कि पूरब जाना है कि पश्चिम जाना है कि दक्षिण जाना है, तो कैसे डिटरमाइन करेगा पाथ को? लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन कहा जाए कि भाई साहब यहां से आप चले जाइए उत्तर की दिशा में अपने गाड़ी के स्पीड से, ठीक है, उस पाथ को, तो आप चले जाएंगे। तो पाथ के नेचर को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम। अब एक्सेलरेशन अभी मैंने बताया था कि वेलोसिटी और टाइम के बीच के ग्राफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, और एक्सेलरेशन और टाइम के बीच के ग्राफ को वेलोसिटी या स्पीड करेगा। क्या करेगा? करेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? अभी बताया था ना। एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ। मूविंग बॉडी का एक्सेलरेशन कैन बी फाउंड कैसे पता करेंगे? वेलोसिटी और टाइम के स्लोप से, ठीक है। ये अगर वेलोसिटी है और ये टाइम है, अब यहां पे एरिया है नहीं, तो यहां स्लोप देखेंगे, यही एक्सेलरेशन को दिखाएगा। अगर यही एरिया रहता, सपोज कि ऐसे रहता, तो कोई भी एरिया रहता, मान लो यहां से ऐसे ऐसे, तब स्लोप तो ये भी होता और ये भी होता, तो दिक्कत होती, तब इसके एरिया को लेते हैं। कह रहा है कि मूविंग बॉडी का एक्सेलरेशन कैन बी फाउंड फ्रॉम स्लोप ऑफ द वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल चेंज व्हेन। पार्टिकल का एक्सेलरेशन चेंज होगा जब, क्या चेंज होगा? तो चेंज होगा, बताओ। एक्सेलरेशन जो होता है वो v/t होता है। v क्या दिखाता है? मैग्नीट्यूड भी दिखाता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। कोई भी एक चीज चेंज हो जाएगा तो उसकी एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी, या मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, तब भी हो सकता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी, इसलिए ऑप्शन इज डी। दोनों से पार्टिकल का एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है।
ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच ग्राफ क्या दिखाएगा? मैंने बताया था अभी कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ एरिया को दिखाता है डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ को वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी दिखाएगा। यही बताया ना? क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? देखिए मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या फॉर्मूला था? ds बाई dt, उसी तरह से निकाल लीजिए। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का क्या होगा? dv बाई dt, देख लो, ऑप्शन इज बी। क्लियर? Displacement of a particle is represented by the following equation: s बराबर 3t plus 7t square plus 5t plus 8, where 5 is in मीटर, s in मीटर। यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ है, s होगा, where s is in मीटर and t is second, the acceleration of the particle at time 1 सेकेंड, ये नहीं, ये 5 नहीं है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में क्या होगा? ठीक है, मिसप्रिंट हो गया। अब देखो एस बराबर क्या दिया हुआ? 3t³ प्लस 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8, तो v बराबर क्या होगा? ds बाई dt, तो क्या हो गया? 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 5 हो गया। अब एक्सेलरेशन क्या होगा? dv बाई dt, फिर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, 18t प्लस 14 हो गया। अब 1 सेकेंड में पूछ रहा है, तो 18 इंटू 1 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी इज करेक्ट। ठीक है, अगर 15 करेंगे तो बहुत ज्यादा होगा ना, कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझ आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। समझ में आ रही है ना बच्चों? तो देखो आप फील कर रहे होंगे कि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन एमसीक्यू तैयार किया गया है, जो आपको काफी ही हेल्प करेगा, आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। आपके नीट में, देखिए नीट के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो रिपीट नहीं होते, लेकिन कंसेप्ट एक ही रहता है। तो जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप सवाल बनाने में आपको काफी कठिनाइयां होंगी। तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप सवाल बनाएंगे तो आपको फिर आराम से सवाल बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज शोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल ओ ए एंड ए बी, ओ ए एंड ए बी के बीच क्या होगा? एवरेज एक्सीलरेशन। ठीक है, क्या होगा बताओ? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ओ ए का देखें तो ये स्लोप है। ठीक है, तो ओ ए में 10 क्या हो जाएगा? 30, 10 30 क्या होगा? 1/√3। और ए बी का देखें तो क्या होगा बताओ? ए बी का कितना होगा? हमको स्लोप लेना है, ये होगा 120। ठीक है, तो 10
120 मतलब -10 30 डिग्री मतलब -1/3 होगा। बोलो होगा? इसको फिर से बनाते हैं। देखो ओ ए का क्या स्लोप है? 10 30, ये हो गया 1/√3। और क्या कह रहा है? ए बी कह रहा है, ए और बी। तो ए बी का हो गया 1060, तो 1060 कितना हो गया? √3। तो ओ ए और ओ बी क्या हो जाएगा? 1/√3 डिवाइडेड बाई √3 मतलब 1/√3 इंटू √3 बराबर 1/3। ऑप्शन इज सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t makes एन एंगल। डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ है जो है 45 डिग्री बना रहा है टाइम एक्सिस से, ठीक है। और इसको हम लोग बनाते चलें। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। ये मान लो कि बनाया आपका 45 डिग्री। आफ्टर 1 सेकेंड के बाद इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द टाइम ग्राफ। तो व्हाट द इज एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल? पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या होगा? पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या होगा बताओ। इसका पहला का वेलोसिटी क्या होगा? मान लो v1 मान लें, तो v1 बराबर 1045 डिग्री, 1045 डिग्री 1 हो गया। v2 क्या होगा? 1060 डिग्री, 1060 डिग्री हो गया √3। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो मतलब v2 माइनस v1/t। v2 कितना है? √3 - 1 और 1 सेकेंड में दिया है। व्हाट इज टाइम फॉर द आफ्टर 1 सेकेंड, है ना। तो 1, तो ये आंसर हो गया √3 - 1। तो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। द डिस्प्लेसमेंट x of a particle along a straight line at time t is given by a। तो एक्सेलरेशन निकालना आसान है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो x बराबर क्या दिया हुआ? a0 + a1t/2 + a2/3t²। तो x डिस्प्लेसमेंट पहले वेलोसिटी निकालना ds/dt। तो इसका ये कांस्टेंट राशि है, इसका 0 हो गया, इसका हो जाएगा a1/2 और इसका हो जाएगा a2/3 इंटू 2t हो जाएगा ना। ये हो गया आपका। अब एक्सीलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सीलरेशन का फिर हम dv/dt। अब आप v का इक्वेशन ये आया, ये 0 तो खत्म हो गया, ये भी अब ये कांस्टेंट, इसमें कोई t है नहीं तो कांस्टेंट राशि है, ये 0 हो गया और इसका हो जाएगा a2/3 इंटू 2। तो 2a2/3, बी ए ऑप्शन इज करेक्ट। देख रहे हैं ना इस टाइप से कितने सवाल आ रहे हैं और आए हुए हैं आपके एग्जाम में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विथ टाइम इज गिवन बाय द इक्वेशन v बराबर 20 + 0.1t। द बॉडी इज इन
बोलो क्या होगा? वेलोसिटी का ग्राफ दिया हुआ, वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन बराबर होता है dv बाई dt। तो ये कांस्टेंट राशि है, इसका जीरो हो गया, और ये क्या हो जाएगा 2t। तो कहने का मतलब हुआ कि एक्सीलरेशन आपको हो गया 0.2t। तो एक्सीलरेशन टाइम पर डिपेंड है, एक्सीलरेशन क्या है? टाइम पर डिपेंड है। मतलब इसका आंसर होगा आपका यूनिफॉर्म नहीं होगा। अगर एक सेकंड में मान लो एक्सीलरेशन पहले सेकंड में 0.0 हुआ, तो दूसरे सेकंड में क्या होगा एक्सीलरेशन? 0.04 होगा, तीसरे सेकंड में क्या होगा? 0.06 होगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये नहीं होगा। रिटार्डेशन कहाँ हो रहा है? रिव्यू नहीं हो रहा है, जीरो भी नहीं होगा। होगा क्या? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इस तरह से आज हम लोग लगभग 39 क्वेश्चंस हम लोगों ने स्ट्रेट इन ए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का हम लोगों ने आज एनसीईआरटी बुक का लाइन बाय लाइन एमसीक्यू का प्रैक्टिस हमने किया, जो आपको काफ़ी ही हेल्पफुल होगा, आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा, और निट में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। एक बार फिर आपसे कहते हैं कि निट में आया हुआ सवाल दोबारा रिपीट नहीं होता है, कंसेप्ट को रिपीट करता है, कंसेप्ट बनाता है, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो कंसेप्ट बेस होते हैं। तो ये आपको काफ़ी ही हेल्पफुल होगा। फिर हम आगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके सामने आऊँगा। ओके, थैंक यू।